प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बिलाल शेख का कत्ल, सदर जरदारी को वार्निंग या कोई और वजह? घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी, कहां लेकर जाएं फरियाद? केपी और कबायली इलाकों में खुफिया जेलें कौन चला रहा है? गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन को कहां से मिलेगा इंसाफ? सरकारी इदारों में करप्शन बढ़ गई, लैंड सर्विसेज पहले और पुलिस दूसरे नंबर पर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। सिक्योरिटी इदारे तनकीद की जद में, क्या सियासतदान हद अबूर कर रहे हैं? सदर आसिफ अली जरदारी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख आज कराची में दहशतगर्दी के हमले में जाँ बाग हो गए। वो अपने साथियों के साथ जा रहे थे कि गुरु मंदिर के करीब उन पर हमला हुआ। बिलाल शेख को बताया जा रहा है कि टारगेट किया गया था। ये एक बहुत अहम वाक़या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें वही कुव्वतें मुलव्वस हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी और वो अब पीपल्स पार्टी के किरदार को महदूद करना चाहती हैं। बिलाल शेख पर हमला सदर जरदारी के लिए एक वार्निंग है। कुछ राय का कहना है कि बिलाल शेख के अपने भी मामला थे, इसलिए हो सकता है इन पर हमले की वजह वही मामलात हों। अब हकीकत क्या है, इस कत्ल के पीछे कौन है, इसका जवाब तो तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद ही मिल सकेगा। लेकिन ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि बिलाल शेख सदर जरदारी के करीबी साथी थे, बाएतमाद साथी थे और सदर जरदारी के साथ उनका ताल्लुक भी कई सालों पर मुहित था। मुश्किल हालात में भी उन्होंने सदर जरदारी का साथ नहीं छोड़ा था। आज के इस वाक़े ने इस बात की तरफ फिर तवज्जो दिलाई है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का बड़ा अहम मामला है और इस वक्त एक ऐसी हिकमत अमली की ज़रूरत है जो वाक़तन पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सके। और अब चलते हैं एक दूसरे अहम इशूज़ की जानिब, जो महंगाई और लोड शेडिंग है। इस्लामाबाद से ये इतलात आ रही है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है। घरेलू सार्फिन के लिए 3 रुपये फ़ी यूनिट और कमर्शियल सार्फिन के लिए 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा होगा। कहा जा रहा है कि ये इजाफा IMF की शराइत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का असर तमाम अशिया पर होगा और यकीनन महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तानी अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को मैंडेट देने की वजह भी लीगी कायदीन के वादे थे कि वो हुकूमत में आने के बाद अवाम को रिलीफ देंगे। ये रिलीफ कब मिलेगा और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किस तरह अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करेगी, इस पर आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम सलाम। ये बयान कीजिएगा कि ये जो बिजली के नर्ख में इजाफा किया जा रहा है, अब इतना ज़्यादा इजाफा क्या एक ही दफ़ा डाल दिया जाएगा सार्फिन पर या इसको बतदरीज कोई टाइम वार लगाया जाएगा? देखिए, बिजली के नर्ख में कोई इजाफे का हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, और मैं तकरीबन तमाम मीटिंग्स में बैठा हूँ तो मुझे पता है कि कोई अभी हतमी फैसला नहीं किया है वज़ीर आज़म ने। और जिस तरह बिजली की प्राइसेस पाकिस्तान में सेट होती हैं, नेपरा की डिटर्मिनेशन होती है, उसके बाद हुकूमत नोटिफाई करती है। जो नेपरा ने अभी प्राइस डिटर्मिन करी है वो तो बहुत ज़्यादा है, हुकूमत ने काफ़ी कम प्राइस रखी हुई है उसके बनस्बत। लेकिन यूँ ही क्योंकि इंटरनेशनली पेट्रोल की, फर्नेस ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, गैस भी अगर इंपोर्ट करी जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, तो बड़े मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा सर्कुलर डेट है, जो आपको पता है कि जो मसला 10 साल से एक देरीना मसला था उसको इस हुकूमत ने उसका हल करा। 326 अरब रुपए हमने ऑलरेडी दे दिए हैं और जो 150-200 अरब रुपए बचते हैं वो भी दे देंगे हुकूमत। तो हुकूमत ने एक बड़ा मसला हल करा है, सर्कुलर डेट पे ऑफ करा है। तो काफ़ी मसाइल हैं, फाइनेंशियल काफ़ी दबाव है और उसको प्राइस एडजस्टमेंट हो सकता है कि हो, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मिफ्ता साहब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत ने सर्कुलर डेट के हवाले से 370 अरब रुपए की एक पेमेंट की है, लेकिन ये पेमेंट के बाद भी अगर हम जाते हैं अपने शहरों और देहातों की तरफ तो लोड शेडिंग में तो कमी नहीं हुई। अभी भी 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये एक बड़ा सान्या है कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और हम जो हुकूमत जो पैसे दिए हैं, हुकूमत की कोशिश भी ये थी और ये है कि इससे लोड शेडिंग में थोड़ी सी कमी आ जाएगी और कमी आई है। एक्चुअली जैसे ही हुकूमत आई है, मुझे पता है कि जब केयर टेकर का ज़माना था तो 9,000 साढ़े 9,000 मेगावाट आवर्स
मेगावाट रोज़ बनते थे, आजकल 13,000 बनने लगे हैं, तो काफ़ी जनरेशन ज़्यादा बढ़ गई है। मगर क्योंकि गर्मियाँ बड़ी सख्त हैं इसलिए डिमांड भी बढ़ गई है दूसरी तरफ से। अब जैसे हुकूमत ने ये पैसे दिए हैं तो बहुत सारे बिजली के कारखाने जो बंद थे वो शुरू हुए हैं, उन्होंने ऑयल मंगवाना शुरू करा है, वो चेन शुरू हुई है, तो उसको 6, 8, 10 दिन 12 दिन लगते हैं। आप देखिएगा कि मदस्तूर मतलब हर रोज़ जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाएगी और थोड़ी सी लोड शेडिंग कम हो जाएगी। और और अब ऑलरेडी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर सच्ची बात यह है कि थोड़ी सी कम ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, ये आपने कहा कि जो बिजली के नर्ख हैं इसको बढ़ाने का भी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन जो हमें प्रैक्टिकल एक सूरत नज़र आती है कि बिजली के बनाने में जितना खर्चा है और जिस तरीके से हम उसको सब्सिडी देकर बेच रहे हैं, IMF से भी हमारी बात हुई है जिसमें ये भी हमने प्रॉमिस किया है कि सब्सिडीज़ को बतदरीज ख़त्म किया जाएगा, तो बिल आखिर तो ये कीमत बढ़ेगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने इस बात को भी कैलकुलेट किया है कि बिजली की कीमत बढ़ाने से सिर्फ बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, उससे रिलेटेड तमाम अशिया की कीमत बढ़ जाएगी, और अगर उसको कैलकुलेट करें तो आम आदमी जो है उस पर तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। तो फिर जो हुकूमत है वो नहीं ये कैलकुलेट करती कि उसको पॉलिटिकली कितना डैमेज होगा ये करने से। देखिए, हुकूमत की जो तरजीह है, जो मियाँ साहब कहते हैं, वो मईशत है और लोग हैं, आम आदमी उसकी तरजीह है। हम मेरे ख्याल से पॉलिटिकली इसकी बेनिफिट्स और कॉस्ट लेके नहीं चल रहे। और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि आम आदमी को, गरीब आदमी को ये हुकूमत प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन देखें, इस वक्त अगर ब्लू एरिया में कोई ज्वेलरी की दुकान है, या कराची में जमजमा में कोई डिज़ाइनर की दुकान है, या लिबर्टी मार्केट के अंदर कोई कोई बड़ी कंज्यूमर गुड्स की दुकान है, और उनको अगर हम बिजली सब्सिडाइज़ करके दे रहे हैं, जिस चीज़ की कीमत हुकूमत को, जिस चीज़ की कीमत 14-15 रुपये पड़ रही है, वो हुकूमत अगर 8 रुपये में बेच रही है, उन लोगों को दे रही है कि जिनके घरों में 10-10 AC लगे हुए हैं, जिनके बाथरूमों में AC लगे हुए हैं, जो बहुत महंगी दुकानें हैं, उनको सब्सिडाइज़ करना तो कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि सब्सिडी जो है वो आम आदमी की तरफ से जाती है, पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से जाती है। तो ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि गरीब तबका है, एक मिडिल क्लास तबका है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, जो कि कम कंज्यूमर्स होते हैं, कि मतलब 100 यूनिट 200 यूनिट वगैरह वगैरह के इनके कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन बड़े कमर्शियल एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट करना तो मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं है। उनको किस चीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब उनको हुकूमत नुकसान करके क्यों दे रही है? जिसके घर में 10 AC लगे हैं उसको सब्सिडाइज़ करना तो ज़रूरी नहीं है। तो हुकूमत की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि यस, बहुत ज़्यादा बर्डन है हमारे ऊपर, हमको इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। नहीं, लेकिन ये बात तो आपने बड़ी अच्छी कही मुफ्ता साहब, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, बजट को हम देखते हैं, तो जो बड़े बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन पर तो टैक्स को 1% कम किया गया, लेकिन GST जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगा के तो वो तो सारे का सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसका शिकार तो गरीब आदमी हुए हैं। तो प्रैक्टिकली तो हमें हुकूमत नज़र नहीं आ रही कि जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर कोई टैक्स लगाए या टैक्स नेट में उनको शामिल करे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और ये जो सब्सिडी ख़त्म करके, ये तो आम आदमी ही मुतासर हो रहा है इससे। देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत की कोशिश है कि डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा बढ़े जाएँ, लेकिन आप देखें कि हुकूमत ने टैक्स नेट को बढ़ाया है, लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते। जब हमने वो टैक्स लगाया कि जिनके बच्चों की 2 लाख रुपए से ज़्यादा स्कूल फीस है, वो विद होल्डिंग टैक्स लगाया है जो एडजस्टेबल है। अगर ऑलरेडी आप टैक्स नेट में है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अगर टैक्स नेट में नहीं है और जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा फीस देते हैं बच्चों की, उनको टैक्स नेट में लेके आया। इसी तरह गाड़ियों के ऊपर कुछ विद होल्डिंग टैक्स है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है। अगैन वो लोग अगर टैक्स नेट में ऑलरेडी थे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एडजस्टेबल है, लेकिन अगर वो नेट में नहीं थे तो उससे नेट में आएंगे। तो हमने नेट एक्सपेंड करने की कोशिश करी है हुकूमत ने, और लेकिन मतलब ये कि ये 64 साल से अगर ये नेट जो थी वो कुछ लाख वोटर्स की थी, कुछ लाख टैक्स पेयर्स की थी, तो एक साल के अंदर जो है वो इतना सारा नहीं हो सकता। वो आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे कि नेट एक्सपेंड होगी और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो है वो रुझान कम से कम रहेगा और डायरेक्ट टैक्स के ऊपर रुझान रहेगा। हुकूमत को इस बात का बड़ा एहसास है, और बिजली के ऊपर तो ख़ास तौर पर हुकूमत को पता है कि जो हमें मैंडेट मिला है, मुस्लिम लीग को जो मैंडेट मिला है, वो बिजली ठीक करना, मईशत को ठीक करने का, ये मुस्लिम लीग की पहली तरजीह है। अच्छा, एक इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा, ये भी कहा जा रहा है कि जो रुपया है उसकी कीमत में बतदरीज कमी की जाएगी, और ये हमें देखने में मिला जब भी इंटरबैंक रेट 100 रुपये का हो गया था डॉलर के मुकाबले में, तो स्टेट बैंक ने कोई इंटरवेन नहीं किया। माजी में तो होता था कि थर्ड पार्टी के ज़रिए उनकी कीमतों को, रुपए की कीमत को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती थी। इस दफ़ा नहीं हुआ, और लोग ये कह रहे हैं कि ये दर हकीकत एक IMF की कंडीशन है। मुझे IMF की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब हम अगर बजट डेफिसिट कम कर देंगे, जो कि इसाक डार साहब ने अब जब बजट में कहा है कि हम 9% से उसको 6.5% पे ले आएंगे, अगर बजट डेफिसिट इतना कम हो जाएगा तो हुकूमत की बोरोइंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। हुकूमत की बोरोइंग की रिक्वायरमेंट अगर कम हो जाएगी तो खुद ब खुद
हमारे पास जो है वो हमारा रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको बैंकिंग सेक्टर से उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो आप ये बहुत देखेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ता साहब, जो ये कह रहे थे कि अभी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया कि बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई है और उसकी तरजीहात में गरीब आवाम की प्रोटेक्शन है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। केपी और कबायली इलाकों में खुफिया जेलें कौन चला रहा है? गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन को कहां से मिलेगा इंसाफ? गुमशुदा अफराद की तलाश और बाजियाबी के लिए उनके लवाहिकीन की कोशिशें जारी हैं। मिसिंग पर्सनस के हवाले से वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 2 फहरिस्तें जमा कराई हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में कायम खुफिया मराकज़ का जिक्र है, जहां अगवा किए जाने वाले 516 अफराद को रखा गया है। ये खुफिया मराकज़ कौन लोग चला रहे हैं और किस कानून के तहत चला रहे हैं, इसका जवाब आना अभी बाकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 1601 अफराद को खुफिया इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अगवा किया गया है, जिनके लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर इन गुमशुदा अफराद पर इल्ज़ामात हैं तो इनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें करने वालों में एक नुमाया नाम मोहतरमा आमना मसूद जंजुआ का है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम आमना साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आमना साहबा, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया और अब वफाकी हुकूमत ने आकर ये एडमिट किया है कि पाकिस्तान में ऐसी जेलें मौजूद हैं जहां पर इन अफराद को रखा गया है जिनकी गिरफ्तारियां नहीं डाली गई। आप बयान कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दबाव बढ़ाया है, हमारे सिक्योरिटी इदारों से कहा है कि इन लोगों को इनकी आइडेंटिटी को बताया जाए और इनको इनके प्यारों से मिलवाया जाए, किस हद तक वो आप समझ रही हैं कि कारगर है? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताती चलूँ कि ये सिलसिला 2007 से शुरू हुआ था, और जब मेरे शौहर मसूद जंजुआ को अगवा किया गया तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ही सो मोटो नोटिस लिया था, और उसके बाद जब तक एमरजेंसी नाफिज हुई है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त तक बहुत अच्छी प्रोसीडिंग्स हो रही थी और दर्जनों लोग वापस आए थे। उसके बाद फिर अदालतें मुअत्तल हो गई और 2 साल तक तहरीकें चलती रहीं, और अदलिया को जब उसके पाँव पे खड़ा किया गया तो फिर आपने देखा कि लापता अफराद का केस भी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। अब अल्लाह के फजल से ये दोबारा 2013 में बेंच नंबर 3 जस्टिस ख्वाजा की सरबराही में इसका आगाज़ हुआ है, और ये हमारी मुसलसल पिटीशंस और मुसलसल दरख्वास्तों के नतीजे में हुआ और तहरीकों के नतीजे में हुआ। और अब बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत उम्मीद अफजा नताइज आ रहे हैं, लोगों की रिहाइयाँ भी हो रही हैं और लोगों का इंटरमेंट सेंटर में भी पता चल रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद है। आज भी आप तो थी अगर सुप्रीम इसी कोर्ट में, तरीके से टेकअप होता रहे। आज भी हेयरिंग थी और अब सुप्रीम कोर्ट में थी, कुछ बयान कीजिएगा। आज कोई खास ऑर्डर का कोई डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज भी इंटरमेंट सेंटर का ये कोई तकरीबन 3रा दिन है कि डेली समाअत हो रही है, रोज़ाना समाअत हो रही है, और उसमें तकरीबन 2 लोगों की आज मुलाकात करवा दी गई है। ज़ियाउल्लाह की उसके भाई से मुलाकात करा दी है, जो कि फसीउल्लाह इंटरमेंट सेंटर लकी मरवत में मौजूद हैं। इसी तरह नरगिस बीबी की मुलाकात उनके भाई से करवा दी गई है, वो भी लकी में उसका भाई इमदाद हुसैन मौजूद है। तो अब जैसे कि ये आपको मालूम हुआ है कि 516 कैदियों की लिस्ट सामने आई है। ये इन्हीं इंटरमेंट सेंटर्स में हैं जो कि कबायली इलाका जात में है। इसमें लोगों को बहुत शदीद मुश्किलात हैं, लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, लोगों को पता नहीं है कि मुलाकात का तरीका क्या है। तो अब कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये ड्यूटी लगाई है कि एजी ऑफिस की ये ड्यूटी लगाई है कि आप इनको ये कन्वीन करवाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा बोझ अदालतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ तकरीबन 750 केसेस लापता अफराद के जो हैं वो काबिल गौर हैं, अंडर कंसिडरेशन है सुप्रीम कोर्ट के पास, और दूसरी तरफ ये 500 की कैदियों की लिस्ट। तो ये 500 कैदियों का मामला ऐसा है कि कम अज़ कम ये एजी ऑफिस उसको कन्वीन करवा सकता है। अच्छा आमना साहबा, ये बयान कीजिएगा, ये जो सारे लोग मिसिंग हैं, ये आपकी जो सिक्योरिटी हुकाम है उनसे भी बात हुई होगी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई होगी, ये इन पर क्या इल्ज़ामात हैं, क्या वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें अगवा किया है?
देखिए वो खुलकर तो कोई नहीं बताते, हमारे जो भी छोटे लेवल के ही लोग हैं जो आते हैं सामने, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स वगैरह के सामने ही आते हैं, तो उसमें तो बस यही होता है कि वो गलत रुख देने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब जाहिर है कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा है अगवा होते हुए, ब्रॉड डे लाइट में चीज़ें अकरेंस हुई है, और बच्चों के सामने, बीवी के सामने बेडरूम के दरवाजे तोड़कर लेकर गए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हों? तो इसमें कांस्टेंट डिनायल था, अभी तक यही है कि कांस्टेंट डिनायल चल रहा है, और अदालतें अगर इसी तरह अपने आप को असर्ट करती रहें, और नॉन कंप्लायंस भी हो रही है, मगर फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है अगर एक सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदलिया का एक इदारा है, अगर वो इसके ऊपर सख्त नोटिस लेती है, तो यकीन करें कि जो गलत इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं इदारे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, और वो उनके ऊपर एक लर्जा तारी हो जाता है। तो ये कैफियत कायम रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी बिल्कुल खामोशी है। जब हम किसी को के कंप्लेन करते हैं, अदालत में जाते हैं, तो हम अगेंस्ट द स्टेट जा रहे होते हैं, और हमने ये लिखा होता है अगे वर्सेस द स्टेट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तो कोई नुमाइंदा सामने आ ही नहीं रहा, और ना ही उनका कोई वर्जन सामने आ रहा है। अगर इस हुकूमत के बदलने के बाद भी हमें वही मुश्किलात है और वही तकालीफ और वही हमारी, ये इस पे कमेंट फरमाइएगा, वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस पर कमेंट कीजिएगा कि बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि ये जिन लोगों को एजेंसीज उठाती हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको दहशतगर्दी के हवाले से, जिनके बारे में शक होता है कि ये उसको सपोर्ट दे रहे हैं, और क्योंकि कोई कानून ऐसा नहीं है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, इसलिए मजबूरन उन्हें उठाना पड़ता है। ये जो आर्गूमेंट है, आप इसको बिलीव करती हैं, इसको मानती हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि देखें, इन्होंने एक्शन इन एड टू सिविल पावर फॉर फाटा एंड पाटा जो लेकर आए हैं रेगुलेशन, ये सदारती रेगुलेशन है, और वो प्रेसिडेंट जरदारी के सिग्नेचर्स हैं उसके ऊपर, और उन्होंने इस चीज़ को लीगलाइज किया है। इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से जबरी गुमशुदगी को लीगलाइज किया गया है कि ये फ़ौज को इस बात की इजाज़त है कि ये उठा सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, और डिटेंशन सेंटर्स में रख सकते हैं, और उसके बाद जब ये चाहें, अब जब ये कुछ भी साबित नहीं कर सके, तो इन्होंने इंटरमेंट सेंटर बनाया और वहाँ जाके इनको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जी, ये हमारे पास था और ये हमारे पास था और ये अब इस जगह पर है। अब बताइए, उस डिक्लेयर करने के बाद भी उनका कोई ट्रायल नहीं हो रहा, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 9 साल से, कोई 2 साल से। अगर आप इनका ट्रायल करेंगे तभी हकीकत सामने आएगी। ये कैसे हो सकता है कि आपने उनको अपनी सफाई का मौका भी नहीं दिया और आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया। एक बच्चे का बाप उससे मीटिंग करके आया है कल, उसकी उम्र 21 साल है, अब वो 4 साल से इंटरमेंट सेंटर में है, उसकी बैकबोन ख़राब हो चुकी है, वो चल नहीं सकता, उसको वॉशरूम नहीं जाने देते, उसकी आंखें बिल्कुल येलो हो गई हैं, और वो कह रहा है कि मुझे खुदा के लिए यहाँ से निकालें वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। बहुत शुक्रिया आमना मसूद जंजुआ साहबा, जो ये कह रही थी कि जिन लोगों को एजेंसीज ने उठाया है, अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेस हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, ताकि इस बात का फैसला हो सके कि क्या वो वाकई मुजरिम थे या नहीं। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को भी इन सेंटर्स में रखा गया है जो 4-4 साल से वहाँ पर कैद हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं चला रहा। एक और बात जो उन्होंने कही जिसमें यह था कि अभी भी हुकूमत का कोई नुमाइंदा इन प्रोसीडिंग में नहीं आता, और हुकूमत ने अपनी पोजीशन वाज़े नहीं की कि वो इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिए, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी में। सरकारी इदारों में करप्शन बढ़ गई, लैंड सर्विसेज पहले और पुलिस दूसरे नंबर पर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 84% इदारों में करप्शन बढ़ गई है। एक तरफ तो करप्शन कम करने के इक़दामात और दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कुछ और कहानी सुना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा करप्शन लैंड सर्विसेज के इदारों में पाई जाती है, पुलिस का महकमा दूसरे नंबर पर है, 56% करप्शन कानून नाफिज करने वाले इदारों में है। करप्ट ममालिक में पाकिस्तान 34वें नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये सब आदादोशुमार कैसे हासिल करती है और ये किस हद तक मुस्तनद हैं, ये बात अपनी जगह, और ये एक सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं
जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ट्रस्टी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नासरा साहबा। वालेकुम अस्सलाम। ये रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिसमें पाकिस्तान में 84% इदारों के बारे में कहा गया कि करप्शन बढ़ रही है। ये बयान कीजिएगा कि ये जो आप आदाद शुमार हासिल करते हैं ये किस तरीके से ये हासिल करते हैं, आपका क्या मैकेनिज़्म है ये जानने के लिए जो आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है? देखिए, ये तो एक क्रॉस सेक्शन जो होता है अवाम का, उन्हीं से सवाल जवाब में पता लगता है और ये दुनिया में तमाम ममालिक में ये इस्तेमाल होता है तरीक़ेकार कि आप एक पोल करते हैं लोगों का जो फ़र्क शोबों से उनका ताल्लुक़ होता है और वो आपको बताते हैं कि उनकी परसेप्शन क्या है और उनके अंदाज़े में या उनका जो तजुर्बा हुआ है इदारों के साथ वो क्या हुआ है। जैसे कि अगर पुलिस के पास जाते हैं तो उनको क्या रिश्वत की सूरत है, अगर वो लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाते हैं तो क्या है, जुडिशरी के पास जाते हैं, और फिर ये सारे फिगर्स दुनिया भर के कंपाइल होते हैं। और ये 9 जुलाई को जर्मनी में बर्लिन में जो रिपोर्ट है जो इसका आप जिक्र कर रहे हैं वो शाया हुई, जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त तकरीबन 33वें नंबर पे है। अच्छा नासरा साहबा, ये बयान कीजिएगा कि ये जब आप लोगों की राय लेते हैं, लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका तरीका का क्या होता है? क्या वो जैसे पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है और बहुत वसी और ईज़ ये मुल्क है, तो फिर किस तरह से आप तय करते हैं किन लोगों को आप सिलेक्ट करते हैं, उसका क्या मैकेनिज़्म है? देखिए, ये हर तबके से ताल्लुक़ है और इसमें रूरल भी है और अर्बन भी है। जो रैंडम हमारी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन है उसी तरह रैंडम उनसे ये लिया जाता है। आदाद शुमार का जो सोशियोलॉजी का तरीका है उसी तरीके में ये होते हैं और न सिर्फ पाकिस्तानी इसको करते हैं, बाहर के एजेंसियां भी करती हैं। हमारे अपने गैलप पाकिस्तान मसलन जो है वो भी इसको करते हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर करप्शन ख़त्म हो जाए हमारे तमाम इदारों में और थोड़ी सी महंगाई बढ़ भी जाए, जो सौदा सुलफ लेते हैं जो मैं समझती हूँ हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो भी उनको काबिल बर्दाश्त है, लेकिन करप्शन जो है उसको सबसे ज़्यादा मसला समझा जाता है। अच्छा, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है और पुलिस जो है वो गालिबन दूसरे या तीसरे नंबर पर है। दूसरे महकमों की क्या सूरत हाल है? दूसरे महकमों में ये है जी कि मेरा ख्याल है जहाँ तक कि पुलिस के बाद आती है, कस्टम्स आता है, इनकम टैक्स आता है, जुडिशरी दुनिया भर में चौथे नंबर पे है लेकिन हमारी 7वें नंबर पे है। और जो 10 या 12 इदारे जिनको इन्होंने रैंकिंग की है उसमें से अपेरेंटली जो है आर्मी, उनके हालात जो है वो इस करप्शन के हवाले से बेहतर है। हालांकि मैं समझती हूँ कि कई लोगों को इसके साथ इख्तिलाफ भी हो सकता है। अच्छा, ये रिपोर्ट में ये भी है कि जो मजहबी जमातें हैं उसमें कहा गया है कि करप्शन कम है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जब कुर्बानी की खालों पर भी झगड़ा होता है, इसके अलावा जो चंदा है उसकी भी कोई बाकायदा रसीद वगैरह, बज़ाहिर तो ऐसा देखने में आता है कोई वहाँ पर ऑडिटिंग का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि उनमें करप्शन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने 6वां 7वां नंबर दिया उन्हें। जी हाँ, इसका मतलब है कि आवाम को उन पे एतमाद है। और अगर एक इदारा ख़ास तौर पे जिसका आप जिक्र करना चाह रहे हैं उनकी ऑडिटिंग नहीं होती, लेकिन मैं समझती हूँ कि बाई एंड लार्ज जो इदारे हैं वो ऑडिटिंग कराते हैं और कुर्बानी की खालों में इतना कोई नहीं हमने सुना ईद के मौके पे कि इस तरह का कोई स्कैंडल हुआ हो। लेकिन आप देखिए जहाँ तक हमारे दूसरे इदारे हैं उनमें कैसे कैसे, पुलिस में तो हर रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल निकलता है, इसी तरह निकलते हैं स्कैंडल जो दीगर इदारे हैं। अब ये हज करप्शन स्कैंडल देख लें, ये एफेड्रीन स्कैंडल देख लें कितना बड़ा है, फिर ये अभी जो NICL का स्कैंडल है जो रिज़ॉल्व हो ही नहीं सका, इसके बारे में तो कुछ समझ नहीं आ रही। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तो ये फाइंडिंग है कि पिछले 5 साल में 12,600 बिलियन लॉसेस हुई हैं हमारे करप्शन में, रुपीज़ में। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्शन की बुनियाद पर ये आपने सारा फैक्ट्स दिए हैं, ये बताइए कि लोगों का क्या ख्याल है इस वक्त, उनकी क्या ओपिनियन है जो मौजूदा हुकूमत है जिस सिमत ये जा रही है करप्शन के खात्मे के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, लोग पुरुमीद नज़र आए आपको? देखिए, लोगों की तवक्को तो यही थी, मेरा ख्याल है वोट भी इसीलिए इनको इतना ज़्यादा पड़ा है क्योंकि लोग जिन मसाइल से इस वक्त तंग है ना,
एक तो एनर्जी क्राइसिस है, एक इकोनॉमी है जो मुलाजमतें नहीं हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, और तीसरी जो है वो करप्शन है। तो और सिक्योरिटी ऑफ कोर्स जो हमने देखा है, ये जो हमले हो रहे हैं और टेरर हो रहा है, ये 4 हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं। और नवाज़ शरीफ साहब ने बार बार अपने कैंपेन में भी कहा और इलेक्शन होने के बाद भी कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी करप्शन की, और हर महकमे को ये कहा कि जी करप्शन हमने जो है वो बर्दाश्त नहीं करनी। लेकिन आप देखिए, ये पिछले चंद दिन पहले मोटरवे पुलिस का एक बहुत बड़ा इश्तिहार निकला था, इनका शुक्रिया करना और इनको मुबारकबाद पेश करनी, तो इन्होंने कह दिया कि इतने हमारे कौमी सरमाए का और टैक्स पेयर्स मनी इस पे खर्च हुआ है, जिन साहब ने किया है उनको बरतरफ कर दिया जाए। आज सुबह की खबर है कि उन साहब को ये जून की तनख्वाह जो है मिल चुकी है, हालांकि पेंशनर्स की लाइन बैठी हैं बैंकों के बाहर और उनको अभी तक नहीं मिली अपनी जून की पेंशन। तो इससे समझ नहीं आई। और दूसरी बात है, अभी ये चाइना के मुआहदे जो हो रहे हैं, आपको पता है हमारे एक ये पेपरा रूल्स हैं जिसमें हर चीज़ जो हमारी हुकूमत ले, परचेज़ करे सर्विसेज या गुड्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, उसके लिए बाकायदा एक टेंडरिंग होगी और ट्रांसपेरेंस होगी और पेपरा रूल्स उसको अप्लाई करेंगे। अब इस सारे मसले के लिए जब वो चीन से आए हैं, ठीक है, हर काम में शायद जल्दी करने की वजह से भी इसको कोई शॉर्टकट अडॉप्ट करना चाहें, लेकिन शॉर्टकट से फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती और पेपरा रूल्स जो हैं उनको अबाइड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बयान कीजिएगा, बात जिक्र किया गया आपकी रिपोर्ट में कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, उसके हवाले से भी है कि ये बोर्ड के अंदर से लिया जाना चाहिए था चेयरमैन को, लेकिन ये बाहर से फिर मुसल्लत कर दिया गया। जी हाँ, ये तो उनकी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बीच में ये कहा गया है कि जब कभी ये ऑफिस वेकेंट हो, तो जब तक कोई नया जो है वो परमानेंट अपॉइंटमेंट ना हो, तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट, इस वक्त वो एक्टिंग ही है ना नजम सेठी साहब, तो उसको उनके अपने बोर्ड मेंबर्स में होंगे। तो ये तो बिल्कुल बाहर से इनको इंपोर्ट किया गया है, जैसे आपने खुद जिक्र किया। तो ये जो है ये ट्रांसपेरेंसी ना अडॉप्ट की गई, ना ये जो है इसके लिए रेगुलेशंस और बाईलॉज जो है वो अडॉप्ट किए गए। तो इसी में फिर आपको नज़र आता है कि कोई मामला जो है वो शफाफ नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा, जो कह रही थी कि इस वक्त लोगों को एतमाद है कि हुकूमत करप्शन का खात्मा करेगी और मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करेगी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से चाइना के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं और उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, बाकायदा प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उन्होंने मोटरवे जो पुलिस है उनके आईजी का भी जिक्र किया कि जिनको सस्पेंड किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद ये खबरें हैं कि उन्हें तनख्वाह दे दी गई है। ये ऐसे मामला हैं जिससे हुकूमत की जो सैंक्टिटी है उस पर यकीनन धब्बा आ सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। सिक्योरिटी इदारे तनकीद की जद में, क्या सियासतदान हद अबूर कर रहे हैं? आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी की ज़ेर सदारत कल GHQ में पाक फौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायजा लिया गया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये एक मामूल का इजलास था और इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस किए गए। लेकिन बाज़ जगह ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस इजलास में पाक फ़ौज के जो क़यादत थी, उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि सियासतदानों की जानिब से जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और गालबन ये जो इस तरह की तनकीद है उससे मोराल भी डाउन हो सकता है। और कुछ पार्टिसिपेंट्स का ये ख्याल था कि शायद ये वो जो लिमिट है उसको क्रॉस कर गई है। क्या ये सारी सूरत हाल है? क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने पाक फ़ौज पर जो तनकीद शुरू की है, हमारी एजेंसीज़ पर जो तनकीद शुरू की है, वो लिमिट को क्रॉस कर गई है, या ये सारी की सारी स्पेकुलेशन है? ये सूरत हाल जानने के लिए आज हम गुफ्तगू करेंगे जनरल रिटायर्ड तलत मसूद से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। तलत साहब, ये इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं जिससे ये तासुर मिल रहा है कि इस वक्त जो एजेंसीज़ पर जो तनकीद की जा रही है वो गालबन मोरल भी उससे डाउन हो रहा है और एक कोई शायद तफरीक है, कोई शायद एक डिवीज़न है सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत के दरमियान। आपके सोर्सेज क्या बताते हैं? ये कोई ऐसी बात है? ये सारी क्या सराई है? नहीं, देखिए, मैं इसको इस तरीक़े से देखता हूँ कि पहले तो शायद लोग ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस वक्त ये रिपोर्ट जो है ये लीक हो जाए। तो चूँकि रिपोर्ट इस वक्त लीक हुई है जबकि आपको इल्म है कि एक नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत 13 साल के बाद फिर आई है
और एक इसकी तारीख़ है फ़ौज के साथ नवाज शरीफ हुकूमत की पिछली जिस तरीके से वो गई थी। तो दोनों तरफ से, हर तरफ से मोहतात होने की ज़रूरत है, इसलिए कि मेरे ख़्याल में इस वक्त जो अस्करी क़यादत है और जो हमारी सिविलियन क़यादत है वो चाहते हैं कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए। और ये जो रिपोर्ट है इसका ताल्लुक़ मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ, इसलिए कि अब तो खैर वो आ गई है और शायद हुकूमत इसको ऑफिशियली भी रिलीज़ करे ताकि ये पता लगे कि ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल इसकी सदाकत है इसमें, या इसमें कोई तब्दीली तो नहीं की गई। लगता तो है कि ये पक्की रिपोर्ट ही है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, लेकिन ये भी पता करना चाहिए कि कैसे ये हुआ। अब देखना एक तनकीद की आप जो बात करें, जो रिपोर्ट के लिहाज से ये देखना है कि हमको इस वक्त रिपोर्ट को एनालाइज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि ये शुरू कर दें कि ये ज़्यादा गए हैं या पीछे गए हैं। हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये जो मेंबर्स थे ये बड़ा चुन के उन्होंने ये मेंबर्स को सेलेक्ट किया, और आपको पता है ये मेंबर्स भी एस्टेब्लिशमेंट के एक तरीक़े से माजी में, बिल्कुल माजी में एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं और बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, और अभी भी उनका ताल्लुक़ एक तरीक़े से एस्टेब्लिशमेंट का है। इसी वजह से उन्होंने सेलेक्ट भी किया कि आप इस कमीशन के मेंबर्स बने। और ये लोग ऐसे हैं जिनका एक मतलब ये कि बहुत ही नोटेबल लोग हैं, इनका एक पास्ट है, माजी है, जो कि बहुत अहम लोग हैं, इनके बड़ा तजुर्बा है इनके पास। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी है और जो तो इसमें इन्होंने तनकीद ज़रूर की है, ज़ाहिर है। देखिए ना कि एक ऐसा नहीं, लेकिन तलत साहब ये तो हम एक सिर्फ रिपोर्ट की बात हो रही है, हम एक देखते हैं पैटर्न है, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मिसिंग पर्सन का इशू है, फिर KPK में इशू है, तो हमें ये नज़र आता है कि एक जो सियासतदान है और ये बिल्कुल बिला तफरीक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो एजेंसीज़ की जो परफॉर्मेंस है उस पर एक क्रिटिसिज्म करते हैं। देखिए ना, अगर फ़र्ज़ कीजिए मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं तो चाहे वो ISI हो या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसमें IB का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आखिर उनका फ़र्ज़ बनता है कि पता करें कि ये आखिर किस तरीक़े से ये मिसिंग पर्सनस हैं। जब आप देखिए कि जान बहुत एक सबसे बड़ी चीज़ है, और एक रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सबकी जान को महफूज रखे। अगर लोग मिस होते हैं, उसके बाद उनकी लाशें मिलती हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और आप उनके ख़ानदानों से पूछें कि वो क्या गुज़र रही है। ये अगर फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने कोई जुर्म किया है, ये है, तो फिर उनको अदालत के सामने पेश करना चाहिए, लेकिन ये तो कोई तरीक़ा नहीं। अब खुदा जानता है कि उनको कौन मार रहा है, कोई ग्रुप्स। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई और मार रहा है, जो कि मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि कोई इदारे ऐसे कर रहे होंगे, बट अगर वो कर रहे हैं तो इससे बढ़ के और क्या गलती कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं और दूसरे कर रहे हैं जैसे हम समझते हैं, तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पकड़ें कि भाई कौन कर रहा है। लेकिन ये कहना रियासत जो है वो बिल्कुल ही एक तरीक़े से निकम्मी हो गई है कि पता ही नहीं लगता कि कौन कर रहा है, और फिर तो जाहिर है किसी न किसी। ये एक और बड़ा अहम इशू है, ये मिसिंग पर्सन का है, दहशतगर्दी का है। इस वक्त पाकिस्तान में एक मरबूत एक पॉलिसी बनाने की बात की गई थी इलेक्शन से पहले, और ये था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर अभी उसकी तारीख भी अब तय नहीं हो पा रही। ये बताइए आप क्या समझते हैं इस मामले पर, हमारी जो सियासी क़यादत है और जो अस्करी क़यादत है, उनकी अप्रोच मुख्तलिफ है या दोनों सेम पेज पे है? नहीं, कोशिश तो ये है कि सेम पेज पर हूँ, और आपने देखा कि कई बार जो है जनरल कियानी से अपने नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, और यही मामलात मेरे ख़्याल में बहुत अहम मामलात जो है वो ज़ेर बहस आए हैं, और ज़रूर जो सियासी क़यादत है वो इनकी सिफारिशात सुन रही है, और आपस में कोशिश है कि ताउन हो और एक ही पेज पर हों, इसमें तो कोई शक नहीं। ये जो तनकीद है ये एक तरीक़े से माजी की तनकीद है। देखिए, जब दो चीज़ें हुई कि उसामा बिन लादेन जो था दुनिया का सबसे बड़ा आइकॉन टेररिस्ट था, तो अगर और सारी दुनिया उसके पीछे थी, अमेरिका ने एक जंग लड़ ली अफ़गानिस्तान में, उसके बाद फिर इराक़ में भी चले गए, और शायद वो पाकिस्तान में भी ड्रोन अटैक मुसलसल करते रहे, तो इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि वो उसको पकड़ा जाए। तो अगर हमने अपनी लापरवाही या जो भी हुआ
तो उसका मेरे ख्याल में सबके ऊपर कहना या इदारे के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है लेकिन कि इसमें हमारी इंटेलिजेंस दुनिया जो है जब ये सवाल करती है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले अमेरिका ने हमेशा ये कहा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है और हमने हमेशा उसको डिनाई किया, लेकिन एंड पे वो पाकिस्तान से निकला। तो ये एक कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल तो है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी नाअहली तो है और बड़ी बुरी तरह से ये एक आया हुई है। तो अब देखना ये है कि हम इससे कोई सबक सीखते हैं या सिर्फ हम यही कहते रहें कि ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये गलत इल्ज़ाम ये तरीक़ाकार जो है ये बिल्कुल गलत है और ये हम गलत रास्ते पर चल। अच्छा, ये हमारी एक कल्चर हो गई है। टाइम मुख्तसर है, ज़रा इस पे कमेंट फरमा दीजिएगा कि मुज़ाकरात की सियासतदान बात कर रहे हैं, टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, किस तरह ये डिस्टिंक्शन की जाएगी कि किसके साथ बात हो और किसके साथ बात ना हो? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी बनाए और ये APCs ठीक हैं, आप उनसे राय मशवरा करें, लेकिन अगर आप इनके ऊपर दारोमदार करेंगे और तो आपने देखा कि कितनी दफ़ा APCs हुई हैं और ये तरीक़ा नहीं है हुकूमत का। हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, उनको लोगों ने इलेक्ट किया है, उनके पास पूरे हर लिहाज से ये पावर है कि वो एक अपनी पॉलिसी बनाएं और उसके ऊपर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब जो कह रहे थे कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पॉलिसी बनाए और ये APCs मुनक़्क़िद करना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर फोकस किया जाए, क्योंकि लोगों ने इस हुकूमत को इलेक्ट किया है, ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो पॉलिसी बनाए। मशावरत का अमल तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन पॉलिसी बनाने की हकीकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पर है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। अपना और अपने साथियों का तब तक ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।